गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जिसका आज हम अध्ययन करेंगे, तो इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है। जैसे मुद्रा के मूल्य से आशय कैसे लिया जाता है, उसकी क्रय शक्ति से होता है। मीन्स वस्तुओं की उस मात्रा से है जो सामान्य रूप से मुद्रा की एक इकाई के बदले में हमें प्राप्त होती है। अब मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन से मूल्य में दो प्रकार का परिवर्तन होता है। फर्स्ट परिवर्तन होता है जैसे मुद्रा के मूल्य में कमी, जिसे मुद्रास्फीति भी कहा जाता है, क्योंकि मुद्रा के मूल्य में कमी से आशय है कीमत स्तर में होने वाली वृद्धि, मीन्स मुद्रास्फीति। और दूसरा है मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, जिसे विस्फीति के नाम से भी जाना जाता है। तो कीमत स्तर में होने वाली कमी या फिर मुद्रा विस्फीति। अब हम देखेंगे कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ जो मनी है, जो इसके मुद्रा के मूल्य के निर्धारण के दो मुख्य सिद्धांत है। एक तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी और सेकंड है केनेजियन क्वांटिटी थ्योरी। तो आज हम अध्ययन करेंगे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में नगद व्यवसाय समीकरण या फिशर का समीकरण का और नगद शेष समीकरण या कैम्ब्रिज समीकरण का। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं नगद व्यवसाय समीकरण या फिशर का समीकरण। मुद्रा के परिमाण का सिद्धांत में प्रोफेसर इरविंग फिशर ने 1911 में उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था द परचेजिंग पावर ऑफ मनी में मुद्रा परिमाण सिद्धांत के नगद व्यवसाय दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया था। तो इरविंग फिशर के अनुसार मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का ये कथन सत्य है कि मुद्रा के चलन वेग तथा व्यापार की मात्रा के स्थिर रहने पर कीमत स्तर में प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के परिमाण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार परिवर्तन होते हैं। मीन्स फिशर के अनुसार मुद्रा की मांग किस उद्देश्य के लिए की जाती है? क्रय विक्रय करने के उद्देश्य के लिए की जाती है। और मुद्रा का मूल्य अन्य वस्तुओं के मूल्य की तरह मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति पर निर्भर करता है। तो मुद्रा का मूल्य या कीमत स्तर वहाँ पर निर्धारित होता है जहाँ पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। तो इस सिद्धांत में मुद्रा की मांग केवल किस लिए की जाती है? वर्तमान सौदों की पूर्ति का भुगतान करने के लिए की जाती है। और जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो लोगों को जितनी मुद्रा की वर्तमान सौदों के भुगतान के लिए ज़रूरत होती है, उससे अधिक मुद्रा क्या होती है उनके पास एकत्रित हो जाती है। तो वे मुद्रा की मात्रा में होने वाले इस वृद्धि को खर्च करने का प्रयत्न करते हैं। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है? वस्तुओं की मांग तो बढ़ जाती है, लेकिन पूर्ण रोजगार और सौदों की स्थिर संख्या के कारण उत्पादन में वृद्धि न होकर किस में वृद्धि होती है? कीमतों में वृद्धि हो जाती है। और जब कीमतों में वृद्धि होती है तो सौदों का मूल्य भी बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप मुद्रा की मांग बढ़ती है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि मुद्रा की मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाती। तो प्रोफेसर इरविंग फिशर ने मुद्रा के परिमाण से संबंधित एक इक्वेशन दी है। वो इक्वेशन है जिसे मुद्रा की मांग इक्वल्स टू मुद्रा की पूर्ति, PT इक्वल्स टू MV प्लस M डैश V डैश, या फिर P इक्वल्स टू MV प्लस M डैश V डैश अपॉन T। अब यहाँ पर M क्या है? जो प्रचलन में मुद्रा है। V प्रचलन में मुद्रा की चलन गति। M डैश है साख मुद्रा की मात्रा। V डैश है साख मुद्रा की चलन गति। और T है वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा जिसका मुद्रा के माध्यम से विनिमय होगा। और P है कीमत स्तर। तो इस प्रकार से इस समीकरण से हमें ये ज्ञात होता है कि मुद्रा का जो परिमाण है M प्लस M डैश, उसके प्रचलन वेग V प्लस V डैश का क्या है? गुणन है, जो एक निश्चित समय अवधि में मुद्रा की कुल पूर्ति को प्रकट करता है। और समय की निश्चित अवधि में वस्तुओं तथा सेवाओं के सौदों की मात्रा जो क्या है? T है। कीमत स्तर P का
गुणन होती है जो किसको प्रकट करते हैं, मुद्रा की मांग को प्रकट करते हैं। मीन्स P और T का गुणन किसको प्रकट कर रहा है, मुद्रा की मांग को, जबकि MV प्लस M' किसको प्रकट कर रहे हैं, मुद्रा की पूर्ति को। तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि मुद्रा की पूर्ति क्या है और मुद्रा की मांग किन किन तत्वों पर निर्भर करती है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर इरविंग फिशर। मुद्रा की पूर्ति, प्रोफेसर इरविंग फिशर के अनुसार मुद्रा की पूर्ति दो तत्वों पर निर्भर करती है। फर्स्ट है मुद्रा की मात्रा और सेकेंड है मुद्रा की चलन गति। मुद्रा की मात्रा, उन्होंने मुद्रा की मात्रा में प्रचलन मुद्रा और बैंकों की साख मुद्रा को शामिल किया है। मीन्स इन दोनों का जोड़ी क्या है, मुद्रा की मात्रा है, M प्लस M', जो कि मैंने अभी इक्वेशन में भी बताया था। सेकेंड है मुद्रा की चलन गति। अब चलन गति क्या होती है, मुद्रा की एक इकाई एक वर्ष में कितनी बार विनिमय के माध्यम के रूप में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, मुद्रा की चलन गति कहते हैं। और मुद्रा की चलन गति जो कि जिसे कि हम किससे डिनोट करते हैं, V से, उसे कैसे ज्ञात करते हैं, कुल राष्ट्रीय उत्पाद अपॉन प्रचलन में मुद्रा। अब नेक्स्ट है मुद्रा की मांग। मुद्रा की मांग दो तत्वों पर निर्भर करती है, व्यापारिक सौदे और कीमत स्तर। व्यापारिक सौदों से आशय है एक निश्चित समय में निश्चित क्षेत्र में बिक्री के लिए आने वाली सभी वस्तुओं, सेवाओं और प्रतिभूतियों की मात्रा से होता है, और इसके अंतर्गत प्रत्येक वस्तु जिसकी बिक्री की जाती है उसको शामिल किया जाता है। कीमत स्तर, की फिशर के समीकरण में कीमत स्तर को हमने P से डिनोट किया है, जो एक निश्चित समय में T की प्रत्येक इकाई की औसत कीमत से है। तो इस प्रकार से ये था मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा की मांग। अब ये सिद्धांत किन मान्यताओं पर टिका हुआ है। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत की ये मान्यता है कि करेंसी और बैंक मुद्रा की चलन गति क्या है, स्थिर रहती है। मुद्रा की पूर्ति में होने वाले परिवर्तन का ही V और V' पर प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है और पूर्ण रोजगार की स्थिति के कारण एक निश्चित समय में व्यापार की मात्रा भी क्या रहती है, स्थिर रहती है। बैंक मुद्रा और करेंसी का अनुपात भी क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। मुद्रा की मात्रा सक्रिय है। फिशर ने मुद्रा की मात्रा में केवल उसी मुद्रा को शामिल किया है जिसका लेन देन में प्रयोग होता है, मीन्स जो सक्रिय होती है। जमा या फिर संग्रहित मुद्रा को उन्होंने मुद्रा की मात्रा में शामिल नहीं किया है। कीमत स्तर क्या है, एक निष्क्रिय तत्व है। फिशर ने ऐसा माना है कि कीमत स्तर एक निष्क्रिय तत्व है, मीन्स ये स्वयं समीकरण के दूसरे तत्वों के द्वारा निर्धारित होता है। दीर्घकाल, फिशर का सिद्धांत दीर्घकाल की मान्यता पर आधारित है और दीर्घकाल में मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में उचित समन्वय स्थापित हो जाता है। तो अब हम इस सिद्धांत को एक रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसे इस रेखा चित्र में ए में रेखा चित्र ए और रेखा चित्र बी। अब हम सबसे पहले देखते हैं रेखा चित्र ए। रेखा चित्र ए में OX अक्ष रेखा पर हमने क्या लिया है, मुद्रा की मात्रा, और OY एक्स पर हमने क्या लिया है, कीमत स्तर लिया है। तो जब मुद्रा की मात्रा कितनी है, OM है, तो OM मुद्रा की मात्रा पर कीमत स्तर कितना है, OP। तो मुद्रा की मात्रा जब OM से बढ़कर OM1 हो जाती है तो कीमत स्तर भी OP से बढ़कर कितना हो जाता है, OP1 हो जाता है। मीन्स जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा बढ़ रही है कीमत स्तर भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है। तो मुद्रा की मात्रा में कमी होने पर उसी अनुपात में क्या होगा, कीमत स्तर भी कम हो जाएगा, और मुद्रा की मात्रा के बढ़ने पर उसी अनुपात में कीमत स्तर भी बढ़ जाएगा। तो जो ON रेखा है EFG बिंदुओं को मिलाने से बनती है, जो कि कीमत स्तर और मुद्रा की मात्रा में आनुपातिक संबंध को प्रकट करती है। अब हम चलते हैं रेखा चित्र बी पर। रेखा चित्र बी पर हमने OY रेखा पर मुद्रा का मूल्य लिया है, जबकि नीचे वही OX अक्ष पर क्या लिया है, मुद्रा की मात्रा। और मुद्रा के मूल्य को किसके द्वारा प्रकट किया जाता है,
1/p के द्वारा प्रकट किया गया है। तो जब मुद्रा की मात्रा कितनी है, OM है, तो मुद्रा का मूल्य है 1/p। और यदि मुद्रा की मात्रा बढ़कर OM से बढ़कर कितनी हो जाती है, OM1 हो जाती है, तो मुद्रा का मूल्य क्या होगा, बढ़ने की बजाय कम होकर 1/p1 हो जाता है। इसी प्रकार मुद्रा की मात्रा के OM2 हो जाने पर मुद्रा का मूल्य कम होकर कितना रह जाएगा, 1/p2 रह जाता है। तो VV वक्र जो कि A, B और C बिंदुओं से मिलाकर बना है, वह मुद्रा के मूल्य और मुद्रा की मात्रा के विपरीत आनुपातिक संबंध को प्रकट करता है। मीन्स इन दोनों रेखा चित्रों से हमें यह ज्ञात होता है कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में कैसा संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है। मीन्स मुद्रा की मात्रा के बढ़ने पर कीमत स्तर भी बढ़ता है। लेकिन मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। मीन्स मुद्रा की मात्रा के बढ़ने पर मुद्रा का मूल्य कम होता जाता है। अब इस सिद्धांत की भी कुछ आलोचनाएं, कुछ कमियां रही हैं, जो है केंज के अनुसार मुद्रा का परिमाण सिद्धांत एक स्वयं सिद्ध सत्य है जो तमाम परिस्थितियों में लागू होता है, लेकिन इस सिद्धांत का महत्व कुछ भी नहीं है अकॉर्डिंग टू केंज, क्योंकि ये एक साधारण सत्य जो स्वयं सिद्ध है। ये कई अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। जैसे इसने माना है कीमत स्तर क्या है, एक निष्क्रिय तत्व है, V और T क्या है, स्थिर रहते हैं और इनका कीमत स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन वास्तविक जीवन में ये तत्व स्थिर नहीं रहते हैं और इनका कीमत स्तर पर भी प्रभाव पड़ता है। चर स्वतंत्र नहीं है। प्रोफेसर फिशर ये मानते हैं कि परिमाण सिद्धांत के विभिन्न चर जैसे M, V और T क्या है, एक दूसरे से स्वतंत्र। मीन्स इनका एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ये चर एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। इस सिद्धांत ने पूर्ति पक्ष को अधिक महत्व दिया है, जबकि मांग पक्ष की अवहेलना की है। फिशर ने मुद्रा की मांग को क्या माना है, स्थिर मानकर कीमत निर्धारण में मांग के प्रभाव को ही समाप्त कर दिया है। उन्होंने केवल मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होने से ही किसका निर्धारण होता है, कीमत स्तर में परिवर्तन होता है। प्रोफेसर इरविंग फिशर ने माना है कि कीमत स्तर क्या है, एक निष्क्रिय तत्व है, जबकि कीमत स्तर एक निष्क्रिय तत्व नहीं है। तो इसीलिए ये मान्यता भी गलत है, क्योंकि वास्तव में कीमत स्तर एक सक्रिय तत्व होता है। कीमत में होने वाले परिवर्तनों के कारण किस पर प्रभाव पड़ता है, व्यापार पर प्रभाव पड़ता है। कीमत के बढ़ने पर लाभ की मात्रा बढ़ती है और इसके फलस्वरूप व्यापार में वृद्धि होती है और मुद्रा की मात्रा में भी वृद्धि होती है। ये सिद्धांत केवल पूर्ण रोजगार की स्थिति में ही लागू होता है। तो केंज के अनुसार अधिकतर अर्थव्यवस्थाओं में क्या है, अपूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है, तो उन अर्थव्यवस्थाओं में ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। ये सिद्धांत व्यापार चक्रों की व्याख्या करने में भी असफल रहा है, क्योंकि इस सिद्धांत से ये ज्ञात नहीं होता है कि मंदी के दिनों में मुद्रा की मात्रा को बढ़ाने पर भी कीमतें क्यों नहीं बढ़ती, या फिर तेजी के दिनों में मुद्रा की मात्रा में बिना कोई वृद्धि किए भी कीमतों में तेजी से वृद्धि क्यों हो जाती है। नेक्स्ट असंगत। इसमें मुद्रा की मात्रा जिसका संबंध किससे बताया है, समय बिंदु से है, जो क्या है, एक स्टॉक है या अगत्यात्मक धारणा है। कुछ चलन गति जिसका संबंध समय अवधि से है, मीन्स जो क्या है, एक प्रवाह है के गुणा करके मुद्रा की मात्रा ज्ञात करने का प्रयत्न किया गया है इस सिद्धांत में। इस सिद्धांत में कीमतों पर ब्याज की दर के प्रभाव की भी अवहेलना की गई है। चलन गति को मापना कठिन है। फिशर के द्वारा दिए गए समीकरण में मुद्रा की चलन गति को मापना अत्यंत कठिन है, क्योंकि मुद्रा की एक इकाई एक निश्चित समय में कितने हाथ बदलती है ये पता लगाना संभव नहीं है। थैंक यू।